चलिए टॉप 20 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं। आज देखते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन सब पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन पूछा गया है जिसे मैं देख पा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, इसमें दिया गया है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस क्या होगी। बराबर क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पे रखें कि प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। तो इसका मतलब है कि हमें दर्पण के बारे में थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये मान लिया जाए ये गोलीय दर्पण, गोला है, कांच का गोला है, ठीक है। गोला है, मैथ्स में पढ़े होंगे कि गोला है तो गोला में एक केंद्र होगा, बिल्कुल सही। इसकी त्रिज्या होगी, बिल्कुल सही। दूसरी बात, अब क्या किए, एक आड़ी लिए, आड़ी या हीरा लिए, कांच को हीरे से काटा जाता है। इसको मैंने क्या किया, ऐसे काट दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे काट दिया, काट दिया। जब काट दिया तो जरा समझेंगे आप। जैसे ही काटा तो देखिए आप तीन पार्ट बना है। और कांच का गोला है, गुल्ली देखे हैं, गुल्ली, कांच की गुल्लियां, कांचा, इस तरह काट के बाहर निकाल दिया। तो तीन टुकड़े, एक टुकड़े, दो टुकड़े, इधर वाला एक टुकड़ा, एक वाला ये वाला एक टुकड़ा और ये वाला एक टुकड़ा, तीन टुकड़ा हो गया। बराबर, बोलो हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इस पार्ट को अलग कर दिए यहां पे, और इस पार्ट को अलग कर दिए यहां, ठीक है। क्या किए, इसे रंग दिया, एक पार्ट को रंग दिया, इधर वाले को भी रंग दिया, ठीक है। देखिए इधर वाले को रंग देखने से लग रहा है ऐसे, ऐसे लग रहा ना, सांप के फन की तरह, ये वाला ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो भैया आपको एक शब्द सुने होंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, वह सतह जिस पर प्रकाश टकरा के ये परावर्तित हो रही है, वह सतह जिस पर प्रकाश टकरा के परावर्तित हो रही है उसे परावर्तक सतह कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं, ठीक है। कोई तकलीफ, देखिए ये जो गोला था, अब मैं इसे पूर्ण बना रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। अगर हम इसे नहीं काटे होते तो ये देखिए इस तरह का रहता, इस तरह का रहता। हाँ जी सर, इस गोले का जो ये केंद्र है, गोले का ये केंद्र हो गया, गोले की ये त्रिज्या हो गई, गोले का केंद्र होगा ये त्रिज्या हो गई, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं, इसे सी से दर्शाते हैं, कैपिटल स्मॉल सी से दर्शाते हैं। देखिए
अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला केंद्र जो है, ये केंद्र तो इसका भी तो रहा होगा ना, यह केंद्र तो इसका भी तो रहा होगा ना, तो अंदर में ही रहा होगा ना, ये अंदर, देखो अंदर वाले भाग में रहेगा भैया, ये अंदर वाले भाग में रहेगा भैया, अंदर वाले भाग में रहेगा, ये अंदर वाले भाग, इसका भी तो अंदर वाले भाग में रहेगा, क्योंकि आप लाख इसको काट दिए, यहां से काट दिए हैं, काटने के बाद ये तो आप बाहर से पेंटिंग किए हैं, लेकिन है तो केंद्र इसके अंदर में ना, बाहर से आपने पेंटिंग किया इसका, अंदर से आपने इसका पेंटिंग कर दिया, इधर से अंदर से पेंटिंग कर दी, तो अंदर वाले भाग में ही केंद्र होगा ना, समझ में? तो देखिए ये हो गया केंद्र, केंद्र आ गया, ये तो दर्पण होता है, ये दर्पण, इस दर्पण की जितनी लंबाई होती है उसके मध्य बिंदु को हम लोग पकड़ लिए, यूं पकड़ लिया, घुमा दिया, ये मध्य बिंदु और ये भी मध्य बिंदु, ठीक है, ये दर्पण की मध्य बिंदु, ये दर्पण की मध्य बिंदु, दर्पण की मध्य बिंदु ये कहलाती है ध्रुव, पी से दर्शाते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं, पी यानी पोल, ठीक है। देखिए दर्पण के ध्रुव को इसके केंद्र से, दर्पण के ध्रुव को इसके केंद्र से मिला दिए, ठीक है, जब केंद्र को गोले के परिधि पर को मिलाते हैं तो इसे त्रिज्या कहते हैं, इसे भी तो त्रिज्या कहेंगे, बराबर। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा, इसको बोलते हैं एकदम थोड़ा इज्जत दे दिए, थोड़ा इज्जत दे दिए, क्या इज्जत दे दिया, कहता भैया इसे तो आप त्रिज्या कह रहे हो, लेकिन मैं इसे वक्रता त्रिज्या कहूंगा, क्या कहूंगा इसे, वक्रता त्रिज्या कहूंगा, इसे क्या कहूंगा, वक्रता त्रिज्या कहूंगा, ठीक है। तो दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस कांच के गोले का भाग है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। दर्पण जिस गोले का भाग है, इसी का ना भाग ये है, दर्पण जिस गोले का भाग है इसकी त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। कोई तकलीफ, दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। दर्पण जितनी बड़ी है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, तकलीफ, चलिए ये हो गया आपका दर्पण के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, देखिए दर्पण तीन प्रकार की होती है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब चीजें आप जान रहे होंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनती है, सीधा बनती है, दर्पण के सामने बनती है, और दर्पण के पीछे, सॉरी दर्पण के पीछे बनती है, और जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनती है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं दर्पण में, दर्पण के प्रकार में दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर,
ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, देखिए समझिए। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ अंदर की तरफ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। परावर्तक सतह क्या होगा? परावर्तक सतह धसा होगा, इसका परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह उठा होगा, उभड़ा होगा। ठीक है। दूसरी बात आगे हम लोग देखेंगे। दर्पण, ये वाला दर्पण, इस दर्पण में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनती है। ठीक है। तीसरा, इसका यूज, अवतल दर्पण का यूज शेविंग में या महिला लोग मेकअप करने में, शेविंग में या मेकअप करने में, मेकअप एकदम देखे जा रहे हैं यूं यूं। ठीक है। मेकअप करने में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। ठीक है। डॉक्टर, आंख कान के डॉक्टर, आंख कान के डॉक्टर या दांत के डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है। इलाज करने में, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बम डिटेक्टर में, बम डिटेक्टर में। डिटेक्टर। ठीक है। और उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है। उत्तल दर्पण का यूज गाड़ी के साइड मिरर में। और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। दूसरा बात, इतना समझ में आ गया। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धसा होता है, उसका परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है। ठीक है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, ये रिवीजन के पर्पज से हम लोग किए जा रहे हैं। आइए, अब जानते हैं दर्पण में फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, इसे देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है। ठीक है। अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। ठीक है। कॉनकेव मिरर में देखिए, ये एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत क्या है? ये सन है, सूर्य है।
ठीक है। दर्पण का ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है सी, इस दोनों को मिला दिए तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई आर। सर बिल्कुल हो गई वक्रता त्रिज्या। उसके बाद देखिए, प्रकाश स्रोत से जो किरणें आती है वो दर्पण पे पड़ती है, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। लाइट की कुछ समस्या है, ठीक है, लाइट कट गई थी। चलिए आइए देखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अगर यहां देखें तो अगर कहें वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आप दो डेफिनेशन बता सकते हैं। दर्पण जिस कांच के गोले का पार्ट है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। यह अवतल दर्पण है, इसको बाहर से कलई कर देंगे, रंग देंगे, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, एक रेखा जो दर्पण के केंद्र और ध्रुव से होके गुजरती है उसे वक्रता, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा त्रिज्या से होके गुजरती है, एनसीईआरटी कहती है वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या से होके गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं, उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। या इजी भाषा में समझिए, कि वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र हो गई, कोई तकलीफ नहीं। देखिए दर्पण में, अवतल दर्पण की बात करते हैं, जब प्रकाश स्रोत से किरणें आती है तो किरणें आने के बाद अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब दर्पण पे टकराती है तो टकराने के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पे काटती है, प्रधान अक्ष के एक बिंदु पे काटती है, ये काटती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को फोकस कहते हैं, इस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें जो प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है और टकराने के बाद दर्पण पे टकराने के बाद वह परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। जी सर, देख मेरे बच्चों, वह फोकस से होकर गुजरेगी, कोई तकलीफ। दूसरा कंडीशन, क्या कंडीशन, जब प्रधान अक्ष के समांतर रेखा आती है, रेखा आपतित होती है, ज्यादा लिखूंगा नहीं, होती है, तो वह दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरी बात, प्रकाश स्रोत से होने वाली किरणें यदि वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है। पहला क्या था, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरणें दर्पण पे आपतित होती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद
दर्पण के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वह फोकस होती है और वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, ये पहला बात। दूसरा बात क्या है, जब कोई रेखा प्रधान अक्ष, जब कोई रेखा प्रकाश स्रोत से, सॉरी, जब कोई किरणें प्रकाश स्रोत से आ रही है और वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण पे टकराने के बाद जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से वो वापस लौट जाती है। क्या समझ में आया? कि जब कोई रेखा, पहला बात कि जब कोई रेखा प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वह परावर्तित होती है तो वो प्रधान अक्ष दर्पण के फोकस के पास करती है या परावर्तित होती है। ठीक है, दूसरी बात, जब कोई रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र से होके दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित होती है वह दर्पण के जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। दूसरा बात। तीसरा बात क्या है, जब कोई किरणें दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है, जब कोई किरणें दर्पण से, जब कोई किरणें दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है वह परावर्तित होकर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर वापस लौट जाती है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर कोई किरणें दर्पण के प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित होती है तो दर्पण पे टकराने के बाद वह दर्पण के फोकस से होके परावर्तित होती है। पहला बात। दूसरा बात मैंने क्या बोला कि जब कोई किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे आपतित होती है, दर्पण पे आपतित होती है, किधर से? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे आपतित होती है तो वह परावर्तित उसी रास्ते से हो जाती है जिस रास्ते से आई है। इसका मतलब वह परावर्तित होगी तो वक्रता केंद्र से होते हुए ही परावर्तित हो जाए। बराबर। तीसरा बात, जब कोई किरणें दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पे आपतित होती है, दर्पण के फोकस से होकर दर्पण पे आपतित होती है तो वह परावर्तित जो होती है वह प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। ये तीन कंडीशन, और ये तीनों कंडीशन मेरे दोस्त फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसको आप लोग खुद से लिखोगे, मैं सब समझा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्मेशन में ये बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, जब कोई किरणें प्रकाश स्रोत से दर्पण पे आपतित होती है, कैसे? प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो दर्पण पे आपतित होती है तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पे काटती है वह फोकस कहलाती है, वह बिंदु फोकस कहलाती है। और यह फोकस बिंदु वक्रता त्रिज्या को दो बराबर भागों में मेरे दोस्त बांटती है। यह फोकस, ठीक है, दो बराबर भागों में क्या करती है? ये ध्रुव है, बांटती है। हम लोग क्या पढ़ रखे हैं? वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। ठीक है, अब बताइए, याद रखेंगे, जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें दर्पण पे आपतित होती है
तो वह जिस बिंदु से प्रधान अक्ष से होकर पास करती है, परावर्तित होती है, उसे फोकस कहते हैं। और यह फोकस बिंदु फोकस बिंदु फोकस बिंदु वक्रता त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब है दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी f/2 है ना, छोटी, देखो छोटी, इसके छोटी f, ये छोटी f, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो r को ये वक्रता त्रिज्या दो बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए r को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो इसको लिख सकते हैं r को दो बराबर, यानी r/2 कौन बांट रही है, f बांट रही है। कौन बांट रही है, f बांट रही है। चलिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे r बराबर 2f, देखिए, लेकिन हम लोग ये कैपिटल F, इस F को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये F हमें, ये बिंदु है, ये बिंदु है, F बिंदु है, हमें लेना क्या है, दूरी लेनी है। क्या लेनी है, दूरी लेनी है। तो हमेशा याद रखेंगे दर्पण में है या लेंस में, दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो भैया फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग छोटी f से दर्शाते हैं, यानी छोटी f हो गई आपकी फोकस दूरी। ठीक है, तो ये बिंदु f, ये बिंदु जो है, फोकस बिंदु जो है, फोकस बिंदु जो है त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, त्रिज्या को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो क्या मैं इस बिंदु को हटा के दूरी ले लूं, f फोकस दूरी, छोटी f क्या है, फोकस दूरी, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हमेशा फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ? तो देखिए यहां r वक्रता त्रिज्या है, ये क्या कि इसको दो बराबर भागों में बांट दी थी, यानी r/2 r/2। ठीक है, तो r/2 यहाँ इसको लिख सकते हैं ना, r बराबर, ये देखो छोटी f, ये छोटी r/2, ये r/2, ये आधा ये होगा, ये आधा ये होगा, इसलिए r बराबर 2f, r बराबर 2f ये होता है। ठीक है, या कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको f बराबर r/2, r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, कोई तकलीफ है? तो ये यहाँ कहानी खत्म हो गई। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ रखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें अगर ये वक्रता त्रिज्या इतनी दी हुई है। तो अगर वक्रता त्रिज्या मान लिया जाए, दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। r बराबर क्या जानते हैं, 2f, f बराबर क्या होगा, r/2, r कितना है 20/2, यानी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। कोई तकलीफ? बोलोगे सर नहीं सर। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये मेरा कहानी खत्म हो गया। ठीक है, और क्या है, एक होता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है
कि चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझ, दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब हुआ मेरे दोस्त कि चिन्ह कौन सी दूरी किधर लेंगे, माइनस लेंगे, प्लस लेंगे, क्या लेंगे। देखिए एक तरीका मैं जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। मान लिया ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये तो ध्रुव होगी। अब आप लोग बता सकते हैं ये वक्रता केंद्र होगी, ये वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है, इसे तो प्रधान अक्ष कहेंगे। वैसी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है उसे प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझिए आप। चिन्ह परिपाटी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। हमेशा याद रखेंगे, दो तीन वर्ड है इंडिकेट करने के। यू जो है, यू से हम लोग वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं। भी प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं। देखिए वस्तु की दूरी को कहीं कहीं बिंब की दूरी भी मतलब लिखा जाता है, बिंब की दूरी भी लिखा जाता है। ठीक है, बिंब लिखा मिल जाए तो आप समझेंगे किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एफ क्या हो गई, फोकस दूरी, फोकस दूरी याद रखिएगा। अगर ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण, ये तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में देखिए प्रकाश स्रोत तो यहां है, यही ना। अगर प्रकाश स्रोत यहां रहेगी तो इससे हमको क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, इससे इधर से जो प्रकाश आएगी इधर तो पेंट किया हुआ पार्ट है ना, ये तो पेंट किया हुआ पार्ट है ना। इधर से प्रकाश स्रोत आएगी, इस पे जैसे टकराएगी, टकराने के बाद तो कहां जाएगी, वापस लौट जाएगी, इधर पार नहीं होगी ना, इधर पेंट किया वाला पार्ट है ना। प्रतिबिंब ये रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो प्रतिबिंब ढंग का नहीं बनेगा, बराबर। देखिए जब प्रकाश स्रोत से किरणें आती, देखिए इधर से आएगी, परावर्तक सतह पर टकराएगी, प्रकाश स्रोत की तरफ जा रही, उधर की तरफ जा रही है सर, बिल्कुल जा रही है। तो देखिए अभी मैंने यहां लिखा था नोट, जब भी दूरी नापी जाती है दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, तो देखिए यह वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या। दूसरा बात, फोकस दूरी कैसे नापे, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, हम लोग जब भी दूरी नापेंगे ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी। जब भी नापेंगे ध्रुव से इधर की ओर चलेंगे दूरी नापने, जब भी चलेंगे दूरी नापने के लिए तो इधर से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की किरण इस रास्ते से आ रही है, इस वे में, इस वे आ रही है। जब इस रास्ते से आ रही है मेरे दोस्त, आने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, किससे होकर गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। जब प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, मैं पढ़ा चुका हूं, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें ध्रुव से होकर गुजरती है। जब गुजरेगी तो गुजरने के बाद वो कहीं ना कहीं टकराएगी दूसरी परावर्तित किरणों से। ठीक है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे हम लोग, यहां से टकराएगी, जहां पे परावर्तित किरणें इधर से आ रही है तो उसी रास्ते से ना जाएगी दोस्त, तो जहां पे टकराएगी मेरे भैया वहां प्रतिबिंब बनेगी। तो ये हो गई प्रतिबिंब, बन गई प्रतिबिंब।
देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब, ये ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी इधर, प्रतिबिंब की दूरी भी से, ठीक है। प्रकाश की किरण उधर जा रही है लेकिन दूरी हम लोग इधर नाप रहे हैं। जब भी दूरी हम लोग प्रकाश के आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में नापेंगे, किरण उधर जा रही है, दूरी इधर नाप रहे हैं, किरण उधर जा रही है, दूरी इधर चल रही है, किरणें इधर जा रही है, इधर जा रही है, दूरी हम लोग इधर जा रहे हैं। जब भी प्रकाश के या आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी, विपरीत दिशा में दूरी जब भी नापेंगे मेरा दोस्त, के लिए निगेटिव साइन का यूज करते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं, चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे हम लोग निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी तो लिखेंगे माइनस भी, ठीक है। वस्तु की दूरी, मान लिया जाए वस्तु यहां पे रखी हुई है, ये मंगरवा है, यहां पे बैठ के अपने हाथ में लेके बाल झाड़े जा रहा है, कंघी लेके बाल झाड़े जा रहा है और आईना में देख रहा है, ठीक है। तो ये देखो आप, प्रकाश की किरण उधर जा रही है लेकिन हम लोग भी मंगरवा का दूरी जो नाप रहे हैं प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए इसकी भी दूरी क्या लिखेंगे, मंगरू की दूरी माइनस, फोकस दूरी नाप रहे हैं तो फोकस दूरी देखिए, प्रकाश की किरण इधर जा रही है, उधर जा रही है और दूरी हम लोग इधर नाप रहे हैं, इसलिए माइनस एफ। समझ में आ गया। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण। कोई तकलीफ? तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं, कल हम लोग प्रतिबिंब पढ़ लेंगे। प्रतिबिंब जैसे पढ़ेंगे हम लोग का ये चैप्टर आपतित, ये आपतन परावर्तन कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है।